पिछले वीडियो में हमने नॉन रेवेन्यू ग्रुप के लायबिलिटी साइड के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, लोन्स लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड सस्पेंस अकाउंट जो मेन ग्रुप्स हैं और उनके अंदर के सब ग्रुप्स के बारे में हमने जाना। आज के इस वीडियो में हम इससे आगे बढ़ते हैं और नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स एसेट्स के बारे में जानेंगे। नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स एसेट्स में जो ग्रुप्स होते हैं उसमें पहला है फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स जिसके अंदर के 6 सब ग्रुप्स होते हैं, लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, स्टॉक इन हैंड या इसे क्लोजिंग स्टॉक भी कहा जाता है, एंड सन्ड्री डेब्टर्स, देन इन्वेस्टमेंट एंड देन मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। आगे अब हम इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स या ऐसी संपत्ति को कहते हैं जो लंबे समय तक प्रयोग की जा सकती है। ऐसी संपत्ति जो हम प्रयोग करते हैं, ना कि जिसमें हम बिजनेस करते हैं। अगर मैं एक बिल्डर हूं तो ये बिल्डिंग जो मैं बेचता हूं या जो जमीन मैं बेच रहा हूं वो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगी, बल्कि वो मेरे लिए स्टॉक होगी या करंट एसेट्स कहलाएगी। तो फिक्स्ड एसेट्स वैसी चीज को कहेंगे जो हम व्यापार में यूज करते हैं लंबे समय तक, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, फर्नीचर, लॉन्ग टर्म इक्विपमेंट्स, ये सब। ठीक है। सो मान लीजिए कि टैली में आपको जो है आपके पास एक कंप्यूटर है, तो आप इसका लेजर बनाएंगे, कंप्यूटर अकाउंट। तो टैली में जब आप इसे बनाएंगे तो टैली पूछेगा ग्रुप, तो ग्रुप में क्या डालेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपके पास फर्नीचर है मान लीजिए, तो आप इसका एक लेजर बनाएंगे, फर्नीचर अकाउंट, और इसका भी ग्रुप आप क्या डालेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कोई भी सब ग्रुप नहीं होता, जबकि करंट एसेट्स के अंदर 6 सब ग्रुप होते हैं। करंट एसेट्स जो है वो खुद में भी एक ग्रुप यूज किया जाता है। इसका यूज तब करते हैं जब लेजर्स में रिसीवेबल, एडवांस पेड इत्यादि वर्ड्स का यूज किया गया हो। जैसे कि आपको कोई अमाउंट या कोई इनकम आनी है, जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है, तो ऐसे जो लेजर्स बनेंगे उनको हम करंट एसेट्स में डालेंगे। या अगर आपने कोई एडवांस पे किया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। हालांकि इनके लिए हम इनके सब ग्रुप्स को बेहतर तरीके से यूज करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट्स के अंदर के सब ग्रुप को जानते हैं। करंट एसेट्स में पहला सब ग्रुप है डिपॉजिट एसेट्स। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डिपॉजिट, जब हम किसी चीज का डिपॉजिट देते हैं तो। अगला है लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स, देन क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन हैंड, देन बैंक अकाउंट, करंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट्स, देन कैश इन हैंड, एंड लास्ट है सन्ड्री डेब्टर्स। तो करंट एसेट्स के अंदर 6 सब ग्रुप होते हैं जो कि ये है। अब हम इन्हें एक एक कर जानते हैं। पहला है डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट क्या होता है? हम सब रेंट पर घर लेते हैं या आपने कोई भी चीज जो है ऑफिस रेंट पर ले ली, तो इसके लिए हम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का रेंट डिपॉजिट देते हैं। यह रेंट लैंडलॉर्ड के पास जमा रहता है और जब तक कि हम उस घर में रहेंगे वह उसके पास जमा ही रहेगा। जब हम वहां पर हमारा रहना हो जाएगा, यहाँ जब छोड़ने वाले रहते हैं, तो वो डिपॉजिट या तो लास्ट मंथ के रेंट से जो है वो काट लिया जाता है या हमें वापस कर दिया जाता है। तो एक निश्चित अवधि या पर्पस तक के लिए यह अमाउंट जो है वो इस बिल्डिंग या इस रेंट के अगेंस्ट में डिपॉजिट रहता है। तो ऐसे सब ग्रुप को हम कहते हैं डिपॉजिट एसेट्स। तो जब आप डिपॉजिट देते हैं, सपोज कीजिए कि आपने राम को डिपॉजिट दिया अपने ऑफिस के लिए, तो आप इसके लिए लेजर बना सकते हैं, ऑफिस डिपॉजिट अकाउंट, और इसका जो आप ग्रुप लेंगे वो होगा डिपॉजिट एसेट्स। ठीक है। नेक्स्ट है लोन्स। कैसे लोन? जो हमने दिए हैं, एसेट्स लोन। पहले हमने लोन्स लायबिलिटी के बारे में पढ़ा था जो कि हमने लिए थे, जबकि ये ऐसे लोन है जो हमने किसी को दिए हैं। इसमें लोन के साथ एडवांस भी होता है। अगर हमने किसी को कोई लोन दिया है या आपने कर्मचारी या किसी को कोई एडवांस दिया है, तो उससे रिलेटेड जो आप लेजर बनाएंगे उसे आप डालेंगे लोन्स एंड एडवांसेज एसेट्स में। देन है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आप समझते हैं, किसी भी खास दिन में जो स्टॉक हमारे पास है मटेरियल का, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ठीक है।
इसके बाद है बैंक अकाउंट। पहले हमने बैंक ओडी पढ़ा था, अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, हमने इसके पहले लास्ट वीडियो में बैंक ओडी ओसीसी समझा था। ये क्या होते हैं? लायबिलिटी लोन होते हैं, मतलब हमने जब लोन लिया हुआ है और इनका बैलेंस भी क्रेडिट होता है। जबकि बैंक अकाउंट में ऐसे बैंक अकाउंट आते हैं जो कि डेबिट बैलेंस वाले होते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट बिजनेस से रिलेटेड होता है, कोई बिजनेस जो है डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट खोलता है, लेकिन उसमें बिजनेस का पैसा रहता है। सेविंग अकाउंट तो हम सब जानते हैं, ठीक है, के अंदर आप सेविंग अकाउंट को डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी अगर उसका अकाउंट नंबर भी आप डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या लास्ट के 2-4 डिजिट अकाउंट नंबर के डाल लिया आपने। ठीक है, अकाउंट, तो इसका ग्रुप क्या होगा? इसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। ठीक है, सो अगला है सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर्स वो होता है जिनको हम उधार में माल बेचते हैं, जबकि सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे हम उधार में माल खरीदते हैं। ठीक है, अब सन्ड्री क्रेडिटर को सन्ड्री क्रेडिटर क्यों कहा जाता है और सन्ड्री डेप्टर्स को सन्ड्री डेप्टर्स क्यों कहा जाता है, इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा विस्तार में आते हैं। अगर हम कोई परचेज की एंट्री करें तो वो किस तरह होगी? मान लीजिए परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अभी, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू अभी, यानी कि यहां अभी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। इसी कारण से जो परचेज जिनसे हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं, क्योंकि परचेज की एंट्री में उस पार्टी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से अगर हम सेल्स की एंट्री करें तो इसकी एंट्री क्या होगी? यहां पे हम देख सकते हैं कि पार्टी को हमने क्या किया है? पार्टी को हमने डेबिट किया है। इसी कारण से जो है इसको हम क्या कहेंगे? डेब्टर कहेंगे। क्योंकि परचेज में पार्टी क्रेडिट होती है इसीलिए उसको क्रेडिटर कहते हैं। इसी तरह से चूंकि सेल में पार्टी डेबिट होती है इसीलिए उसको डेब्टर कहते हैं। सो सन्ड्री डेब्टर्स किसको कहेंगे? जिसको हम माल बेचते हैं। अगला है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को हम हस्त रोकर भी कह सकते हैं या क्लोजिंग कैश। ठीक है, तो मान लीजिए अभी आप अकाउंट्स कर रहे हैं, तो अभी के समय आपके पास जितना कैश है आपके हाथ में, जिस तरह से आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, किसने दिखाया है कि कैश इसके हाथ में है, उतना ही कैश आप कैश इन हैंड मान सकते हैं। आप ये नहीं मान सकते कि कैश आपने किसी और को दिया हुआ है या फिर कुछ कैश जो बैंक में आपने डलवाया था आज वो भी आप कैश जोड़ लोगे, नहीं। जितना कैश आपके हाथ में है सिर्फ और सिर्फ उतना ही जो है आप कैश इन हैंड में दिखा सकते हैं। ठीक है, सो यहां पे हमने करंट एसेट्स के 6 सब ग्रुप जान लिए। करंट एसेट्स के बाद आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मींस अगर बिजनेस कोई पैसा कहीं पर लगा रखा है, जैसे एफडी करा ली बिजनेस ने, फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर शेयर्स खरीद लिए या बॉन्ड्स खरीद लिए, मतलब ऐसी कहीं भी जगह जहां पर पैसा लगा हुआ है और वो इनकम उससे आती रहेगी, उसको हम इन्वेस्टमेंट में डालेंगे। सो मान लीजिए कि मेरी ऑफिस ने या मेरे बैंक से मेरे बिजनेस ने एक एफडी ले ली, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसके हम इस तरह से अकाउंट बनाएंगे और इसका ग्रुप क्या होगा? आगे बढ़ते हैं। अगला और इस सीरीज का लास्ट ग्रुप है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स। मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स बेसिकली ज्यादा यूज नहीं किया जाता, फिर भी इसका यूज दो तरीके से किया जा सकता है। पहला प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, ये क्या होते हैं? ये बेसिकली प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस भी कहे जा सकते हैं। जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। ऐसे खर्चों को चूंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ नहीं है तो आप अकाउंट्स नहीं कर सकते, अकाउंट नहीं कर सकते तो आप प्रॉपर से मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि ये खर्चे बिजनेस के लिए किए गए होते हैं तो इन सभी खर्चों को एक जगह हम
प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस मान लेते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में जब आप बिजनेस चालू करते हैं तो फिर मान लीजिए टोटल जो है आपने 20 लाख रुपए खर्च किया, तो यहां पर एक जर्नल एंट्री मारी जा सकती है। अब ये पैसा आपके पास कहां से आया? ऑब्वियस बिजनेस से पहले आपको कैपिटल से आया होगा, तो हम यहां क्या करेंगे कि प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस डेबिट कर देंगे और जहां से ये पैसा आया टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पे आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस। तो ये प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस का जो आप लेजर बनाएंगे वो किसके तहत बनाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स के अंदर बनाएंगे। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट जो है वो अपने नाम में ही अपने आप को डिफाइन करता है। कैसे? यहां पर आप देख सकते हैं दो वर्ड यूज किए गए हमने, एक तो एक्सपेंस और दूसरा एसेट्स। एक्सपेंस इसलिए क्योंकि ये खर्च है और एसेट्स ये इसलिए क्योंकि ये कुछ समय तक रखा जाएगा। कुछ समय तक रखा जाएगा मींस ऐसा है कि आप एसेट्स को कंटिन्यू नहीं कर सकते इस तरह के। जैसे मान लीजिए 20 लाख रुपए खर्च हो तो इसे 5 सालों में डिवाइड किया जाएगा। दैट मीन्स 4 लाख पर ईयर जो है इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल इसे 4-4 लाख घटाएंगे और 5 साल के बाद ये खर्चा जीरो हो जाएगा। क्योंकि ये बड़े खर्च होते हैं इसलिए इसे एक बार में नहीं दिखाया जाता। सो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस को इसमें डाला जाता है। सो मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स का यूज ऐसे खर्चों के लिए किया जाता है जो कि 1 साल या उससे अधिक के लिए किए गए हों, और ऐसे खर्चों के लिए भी जो बिजनेस चालू करने से पहले हो। ठीक है, एक तो हो गया प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस एंड दूसरा लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे जो भी खर्चे होंगे उनके लेजर को मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स में डालेंगे। सो एक बार हम यहां फिर से रिवीजन करते हैं जो लास्ट 2 वीडियो हमने पढ़े हैं। नॉन रेवेन्यू ग्रुप में सबसे पहला हमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो मालिक पैसा लगाता है उसे कैपिटल अकाउंट कहते हैं। कैपिटल अकाउंट के अंदर एक और सब ग्रुप आता है रिजर्व एंड सरप्लस। देन हमारे पास आता है लोन्स लायबिलिटीज, जो हम लोन मार्केट से बोरो करते हैं उसे इसमें डालते हैं। इसके 3 सब ग्रुप हैं। बैंक ओडी, अगर आप बैंक से कोई लोन लेते हो तो आप इस ग्रुप में उसे डालोगे। अगर आप मार्केट से लोन लेते हो और बिना जमानत पर दोस्ती यारी में किसी से लोन ले लिया, पर्सनल लोन ले लिया, तो अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। अगर जमानत पर लोन है, गोल्ड लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगी, तो सिक्योर्ड लोन कहलाएगा। देन करंट लायबिलिटीज, डे टू डे वर्क से जो लायबिलिटी बनती है इसके अंदर प्रोविजन है। ऐसे खर्चे जो ड्यू हैं, अनपेड हैं, उसको इसमें डालेंगे। जो भी टैक्सेस रिफंडेबल है, मींस आपको जो है अपने जेब से नहीं देना होता है, उनसे रिलेटेड लेजर्स को इसमें डालेंगे। जिनसे हम माल खरीदते हैं, संडे क्रेडिटर्स, उसको इसमें डालेंगे। देन सस्पेंस, अगर हमें पता ही ना हो कि जो बिजनेस हुआ है या जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किससे आया हुआ है, तो उसके नाम से हम एक प्रोविजनल लेजर, कुछ समय के लिए एक लेजर क्रिएट कर सकते हैं और उसे इसमें डालेंगे। ध्यान रखें कि सस्पेंस कोई भी अकाउंटिंग ग्रुप नहीं है। सो बैलेंस शीट बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से पहले इसे क्लियर करना पड़ेगा। देन ब्रांचेस डिवीजन, आप अपनी ब्रांचेस से जो भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए उनके नाम से जो आप लेजर क्रिएट करोगे उसे इसमें डालोगे। सो ये है लायबिलिटी पार्ट। अब आते हैं एसेट्स पार्ट पे। पहला है फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे एसेट्स जो हम लंबे समय तक यूज करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं, न कि उससे बिजनेस करते हैं। ठीक है, उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। डे टू डे वर्क्स में कुछ जो है एसेट्स और बनते हैं जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिनका बैलेंस तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है, उसे इसमें डाला जाता है। इसमें पहला है लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स। ऐसे लोन या एडवांस जो हमने किसी को दिए हैं। डिपॉजिट एसेट्स, घर या किसी भी चीज के लिए रेंट पे रहने या किसी कारण से कुछ ऐसा पैसा किसी को दिया जाना जो कि उस कार्य के खत्म होने या किसी निश्चित अवधि के बाद हमें वापस मिल जाएगा, इसमें डाला जाएगा। बैंक अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट को हम इसमें डालेंगे। कैश इन हैंड, जो आपके पास कैश अवेलेबल है, ठीक है, उसे आप इसमें शो करेंगे। स्टॉक इन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। सन्डी डेब्टर्स, सन्डी क्रेडिटर का ऑपोजिट। सन्डी डेब्टर्स होता है कस्टमर के लिए, जो भी आपके कस्टमर्स है उनका लेजर आप इसमें बनाएंगे। देन इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी कंपनी ने, आपके बिजनेस ने कोई इन्वेस्ट किया है
एफडी में या किसी शेयर्स में, बॉन्ड्स में, तो उससे रिलेटेड लेजर आप इसके अंतर्गत बनाएंगे। एंड लास्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट्स, ऐसे खर्चे जो लॉन्ग टर्म के लिए किए गए हों या बिजनेस से चालू करने से पहले किए गए हों, उन्हें इसमें डालेंगे। सो अभी तक हमने जो है इन ग्रुप्स को देखा। अगर आप यहाँ इन ग्रुप्स को गिनते हैं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं, नॉन रेवेन्यू ग्रुप्स होते हैं टोटल 22। ठीक है, तो ये 22 ग्रुप्स हो गए। अगले वीडियो में हम अदर 6 ग्रुप्स जो रेवेन्यू ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये ग्रुप्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपको टैली में कोई भी वर्क करने के लिए आगे इनकी जरूरत पड़ेगी। सो बेहतर होगा कि आप इन्हें अच्छे से देखें, समझें और एक एक ग्रुप्स के बारे में जानें। अगर कोई भी डाउट हो तो बुक की हेल्प ले सकते हैं या अपने टीचर की भी हेल्प लेंगे। सो टिल देन, थैंक यू।